मराठी मास्टर इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 3 शॉल, जो कि राघव यादव इन्होंने लिखे। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इंग्लिश मीडियम के और भी मराठी के जितने भी लेसन हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा ताकि आपको सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो शॉल स्टार्ट करते हैं, इसके लेखक है राघव यादव, जिनका जन्म 1932 में हुआ और इनकी मृत्यु 2016 में हुई। ये कवि, समीक्षक, साहित्यजान और बहुआयामी लेखक थे, यानी कि प्रोज राइटिंग, एसे राइटिंग और जितने पोएम्स वगैरह है तो ये सारे के सारे लिखते थे। इनका बड़ा चिंतनात्मक दृष्टिकोण होता था। अब इनकी साठोत्तरी मराठी कविता और कवि, आगड़ी वेगड़ी नाटक, ऐसी समीक्षात्मक पुस्तकें हैं। तो इनका आनंद का डोह और नीड़ी पहाड़, आधुनिक मराठी कवित्री की कविता, ऐसे काफ़ी कविता और बुक्स इनकी अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर हम लोग इस लेसन में जो देखने जा रहे हैं कि शाल जो होती है, शॉल और शालीनता, ये दोनों चीज़ों का मेल मिलाने की कोशिश यहाँ पे राघव यादव इन्होंने की है। और इनको जितने भी इस शाल को लेकर अनुभव आए तो वो सारे अनुभव जो है वो हमारे साथ उन्होंने इस लेसन में शेयर किए। तो हम लोग देखते हैं कि एकदा मी पु ल देशपांडे, एकदा मी पु ल देशपांडे, एकदा मी पु ल देशपांडे। अब पु ल देशपांडे यानी कौन? पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जो कि बहुत ही बड़े राइटर है, जिनका उपास ये लेसन जो है हमें आगे में मिलेगा। ठीक है, तो एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही कामानिमित्ताने गेलो होतो। एकदा यानी एक बार, मी यानी मैं, पु ल देशपांडे यांच्याकडे यानी इनके यहाँ एक कामानिमित्त यानी कुछ काम की वजह से, निमित्त यानी वजह से गया था। किसके यहाँ गया था? पु ल देशपांडे इनके घर में गया था। यानी राघव यादव एक बार पु ल देशपांडे इनके घर पे गए थे। एकदा लेखक कुठे गेले होते रे? एकदा लेखक पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही कामानिमित्त गेले होते। काम झाल्यावर यानी कि काम होने पर मी निघण्याच्या बेतात होतो। निघण्याच्या बेतात होना यानी कि वो निकलने के यानी निकलने के उद्देश्य में थे। बस उनका बस निकलना ही था, यानी वो बस काम खत्म करने के बाद निकलने ही वाले थे। इतने में, तेवढ्यात, तेवढ्यात यानी इतने में, तेवढ्यात सुनीताबाई यांनी मला थांबविले व विचारले। सुनीताबाई यानी कौन? सुनीताबाई यानी कि पु ल देशपांडे इनकी वाइफ। तो उन्होंने रुकाया और उन्होंने पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? तुम्हाला ने आपको शाल अगर दी तो क्या आपको चलेगा? अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अगर कोई एक्टर में अगर अमिताभ बच्चन का अगर नाम ले लिया जाए और उनसे अगर कोई दूसरे एक्टर को अगर कोई अवार्ड अगर मिला जाए तो उसकी मनस्थिति यानी उसकी क्या भावनाएं होंगी, है ना। तो यहाँ पे पु ल देशपांडे भी एक साहित्य जगत के अमिताभ बच्चन से कम नहीं थे। वो बहुत बड़े साहित्यक थे और ऐसे इंसान के घर से अगर उसको, लेखक को अगर शाल मिलती तो उसके लिए बड़ी ही गर्व की बात थी। इसलिए वो थोड़ा सा रुक गया। मी एका पायावर हो म्हटले। मी यानी राघव यादव ने एका पायावर यानी बिल्कुल तुरंत ही हाँ, हो यानी कि हाँ कह दिया। पु ल व सुनीताबाई यानी मला शाल द्यावी। पु ल यानी कि पु ल देशपांडे और सुनीताबाई इन्होंने मला यानी मुझे शाल द्यावी यानी अगर ये मुझे शाल दे, यह मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव था। हा मला मोठा गौरव वाटला यानी ये मेरे लिए बहुत ही फक्र करने का, प्राउड फील करने का और गर्व की बात थी। ती यानी वो शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली। मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली यानी जो शाल पु ल देशपांडे के घर से लेखक को मिली थी वो उन्होंने घर में लाकर एक सूटकेस में रख दी। वापरली मात्र कधीच नाही, वापरली मात्र कधीच नाही। वापरली यानी उन्होंने कभी भी उसका वापर नहीं किया। देखिए यहाँ पर पु ल देशपांडे के घर से जो शॉल मिली थी वो उनके लिए काफ़ी प्रेशियस थी, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको लाकर अपने घर में अटैची में रख दिया और उसे कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून गेलो। पुढे यानी आगे, वाईला, वाईला एक गांव का नाम है। तो विश्वकोश, विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया के अध्यक्ष म्हणून
ये वहाँ गए थे। मतलब राघव यादव वाई में क्या कौन सी इसमें गए थे, ये अध्यक्ष बनकर गए थे। किस चीज़ की, विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया के अध्यक्ष बनकर वहाँ गए थे। कहाँ, कौन से गांव गए थे, वाई इस गांव गए थे। तिथे तिथे यानी की वहाँ पर नदीच्या प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत राहत असे। तिथे लेखक कुठे राहत होते रे, नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत राहत असे। यानी कि वहाँ पर नदी के काठ में प्राज्ञ नाम की पाठशाला थी और उसी के खोली में वे रहते थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होते। खोलीच्या यानी कि जो उनकी खोली थी उसका दक्षिण की ओर का जो खिड़की थी, दक्षिण की ओर की खिड़की कृष्णा नदी के चिंचोड़े प्रवाह। चिंचोड़ा यानी क्या होता है, चिंचोड़ा यानी कि छोटा छोटा होते जाना, है ना, यानी कि बहुत ही सफोकेटेड यानी बहुत ही छोटी सी जगह। तो नदी देखिए, नदी स्टार्टिंग में कई कई जगह बहुत बड़ी होती है, लेकिन कई कई ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, उसी को चिंचोड़ा प्रवाह कहा जाता है। प्रवाह यानी कि बहना। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या, थंडीच्या दिवसात यानी ठंडी के दिनों में एक बाई माझ्या खिडकीतील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एक टोपली ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। अब इस लाइन का मतलब है कि थंडीच्या दिवसात यानी ठंडी के दिनों में खिड़की खालील घाटाच्या यानी जो इनकी दक्षिण की तरफ जो खिड़की थी उसके जस्ट नीचे क्या था, एक घाट था, यानी ऐसी जगह जहाँ पे बैठा उठा जा सके नदी के बाजू से, उसी घाट कहा जाता है ना। तो उसके तट के ऊपर वो बाई एक छोटे मूल यानी छोटा बच्चा एक टोपली यानी कि एक टोपनी में रखकर मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। कशाच्या उद्योगात होती रे, मासे पकड़ण्याच्या यानी मछली पकड़ने के उद्योग यानी कि बिजनेस। यानी वो क्या कर रही थी, वहाँ पर अपना छोटा बच्चा रखकर वो मछली पकड़ने का काम कर रही थी। तिचे बाळ थंडीने कुड़कुड़त रडत होते। तिचे यानी उस बाई के बाळ यानी छोटा बच्चा ठंडी से कुड़कुड़ कर रहा था, यानी अब ठंडी के दिन थे और वो छोटा सा बच्चा था, वो ठंडी में कुड़कुड़ा रहा था। तिकडे अच्छा, पण ती आई तिकडे बघतही नव्हती। मात्र लेकिन हुआ ये कि वो बच्चा इतना थरथर काँप रहा था, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बल्कि वो क्या कर रही थी, वो मछली पकड़ने के बिजनेस में लगी हुई थी, वो मछली पकड़ रही थी। मला मात्र राहवले नाही, मला यानी मुझे, राघव यादव कहते कि वो देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैंने सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली। कौन सी शाल काढली, पुलकित। देखिए यहाँ पे पुलकित शाल कहा गया है। पुलकित यानी क्या है, पुल देशपांडे इनके यहाँ से मिली हुई शाल, इसीलिए इसको पुलकित शाल कहा गया है। और पुलकित का मतलब क्या होता है कि मराठी में अगर पुलकित इस वर्ड का अगर एक्चुअल मीनिंग अगर ढूंढा जाए तो उसका फ्लावर इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो पुलकित शाल रखी थी, शॉल जो जिन्होंने कभी वापरी नहीं थी, वो निकाली और साथ में 550 रुपयाच्या नोटा काढल्या। साथ में 550 रुपये के नोटा उन्होंने निकाले। बाईला हाक मारली यानी बाई को आवाज़ दी। खिडकीतील ते सर्व खाली तिला दिले और खिड़की से उसने उस बाई को सारा के सारे पैसे और शाल उनको नीचे से दी और उसको मटले ने कहा, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस। यानी उस बच्चे को शुरू में यानी तुरंत क्या करना है, शाल में गुंडाल के रख दो और फिर आराम से आप अपनी मछलियाँ पकड़ो। अब इस घटने की ऊब यानी इसकी जो गर्माहट थी, इस घटना की जो गर्माहट थी वो पुलकित शाल के गर्माहट से ज़्यादा थी। अब इसका मतलब ये है कि वो नीडी पर्सन थी और नीडी पर्सन को उसने जो हेल्प की तो उसको जितना आनंद उसकी हेल्प करने में आया। अब यहाँ पे वो शॉल भी बड़ी प्रेशियस थी जो कि उसको बहुत बड़े राइटर के घर से मिली थी, लेकिन यहाँ पे राइटर का कहना है कि इस सिचुएशन में उस शॉल का जो महत्व था, इम्पोर्टेंस था, वो बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे इस शॉल को उस बाई को देने में बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ। कविवर्य नारायण सुर्वे, दूसरा पैराग्राफ देखिए, कविवर्य नारायण सुर्वे जो है ये आपके परिचित है। 2 दिवस दुःखात गेले, 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, ये कविता इनकी आपको आगे मिलेगी, ठीक है। तो कविवर्य नारायण सुर्वे जो है वो बहुत ही सभा संमेलन गाजवणारे कवि होते।
कवि नारायण सुर्वे के बारे में खास बात यह है कि सभा सम्मेलन गाजविनारे कवि थे। अब सभा सम्मेलन गाजविनारे कवि का मतलब क्या है कि आप देखिए कि कॉमेडियन तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे आप आज की सिचुएशन में देखेंगे तो कपिल शर्मा का जो नाम है वो बिल्कुल अलग हटके निकल कर सामने आता है। अब ये जिस तरीके से पब्लिक से इंटरेक्ट करते उसी तरीके से नारायण सुर्वे ये भी वैसे ही थे, और इनकी खासियत भी यही थी कि ये जिस महफिल में जिस प्रोग्राम में जाते तो वहाँ पे जो है वाहवाही लूट कर निकल जाते। पुढे साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्षही झाले और आगे चल के वो साहित्य संमेलन के अध्यक्ष भी हुए। परिणाम तो उनके कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। परिणाम ये हुआ कि अध्यक्ष होने की वजह से उनको बार बार बुलाया गया, और ऐसे प्रोग्रामों में अहोरात्र यानी दिन रात हमेशा गर्दी यानी रश होता था, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉमेडियन बहुत थे, लेकिन कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है उसमें कुछ अलग बात है, तो पब्लिक जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है ना। इसी तरीके से नारायण सुर्वे भी थे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे कवि थे जिसमें पब्लिक जो है बहुत एंटिसिपेशन उनका होता था। अब क्या हुआ कि प्रत्येक कार्यक्रमाला सन्मानाची शाल आणि श्रीफळ मिळत राही। प्रत्येक यानी हर एक कार्यक्रम में शॉल और श्रीफळ, शॉल और साथ में श्रीफळ यानी एक नारियल होता है, तो ये हर एक प्रोग्राम में इनको मिलते रहा। और एकदा ते मला म्हणाले, एक बार उन्होंने कहा, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। अब यहाँ पे या शाल घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कवि ने कवि नारायण सुर्वे ने बड़ा उपरोधात्मक रूप से कहा। देखिए, किसी को शॉल देने से या ना देने से कोई शालीन नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर शालीनता इनबिल्ट होती है। लेकिन यहाँ पर इनका जिस अंदाज में बोलना था ये उपरोधात्मक यहाँ पे हमें समझ में आता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कवि नारायण सुर्वे इन्होंने अपनी कितनी उपरोधात्मक बात रखी है कि लोग जो है किसी को शॉल देने या दूसरे अच्छे कपड़े पहनने से कभी शालीन नहीं होते, बल्कि शालीनता जो उनके अंदर पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला जितना भी जो पोर्शन है वो देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सबके पहले सब्सक्राइब कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे और भी जो मराठी की वीडियो है उसकी आपको लिंक मिल जाएंगी, तो आप उसको चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।